सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 5 की, दैट इज़ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, दैट इज़ इन शॉर्ट आपका ये रोटेशनल मोशन आपका। सो रोटेशनल मोशन जो यहाँ पे है इसको हम कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई कि इसको तीन पार्ट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। सो दिस विल बी पार्ट 1। सो आई विल ट्राई कि इसको तीन पार्ट्स के अंदर फिनिश करूँ। नाउ यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा, दिस इज़ द सिलेबस, ये आपका सिलेबस है यहाँ पे। एंड दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके PYQs में पूछे जाते हैं अगर हम आपके बोर्ड की बात करें। सो दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे, टॉर्क क्या होता है, फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इतना पोर्शन आज के इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। नाउ देखिए, नोट्स की अगर मैं बात करूँ, नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारी ऐप पे मिलेंगे। ऐप आप डाउनलोड करिए बाय माय नेम, आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे। फिर जब आप मेन्यू आइकन पे जाओगे, मेन्यू आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आपके ये PDFs वगैरह। नाउ पहला जो टॉपिक यहाँ पे है दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, आपको डेफिनेशन पूछी जाती है एंड इसकी एक्सप्रेशन, साथ में ज़्यादा चांस है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। सो सेम न्यूमेरिकल जो नीट वगैरह में पूछा जाता है, यहाँ पे सेम आपके बोर्ड में भी उसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नाउ सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहली बात तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, ये मैंने कोई बॉडी यहाँ पे बनाई, रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रही होगी। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी भी बॉडी का, ये एक ऐसा पॉइंट हमारे पास होता है, क्लियर, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट हमारे पास होता है, या फिर आप ये मान लीजिए इमेजिनरी पॉइंट हमारे पास होता है, जहाँ पे ये एज्यूम हम करते हैं कि इस पूरी बॉडी का मास एक उसी पॉइंट पे क्या होगा, लोकेट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ली है, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज सेंटर ऑफ मास। So the center of mass of a body is defined as the point at which whole mass of a body is located or concentrated। यानी कि in short सेंटर ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस जो पूरा मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी बॉडी का। फॉर एग्जांपल अगर ये जो बॉडी है इसका मास है फॉर एग्जांपल 10 kg, सो हम मानते हैं कि ये सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे, क्लियर, ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। सो ये तो होगी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो बॉडी है ये रोटेट करेगी, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट क्या करेगी, एक बॉडी जो है वो रोटेट करेगी। सिंपली आप क्या करिए, सिंपली आप एक पेन लीजिए अपनी एक उंगली के ऊपर एंड ऐसे आप उंगली लीजिए एंड यहाँ पे आप पेन रखिए उंगली के ऊपर, जहाँ पे जो पेन है वो आपका बैलेंस होगा, यानी कि नीचे नहीं गिरेगा ना इधर से ना इधर से। वो पॉइंट उस पेन का क्या होगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्लियर, वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो बॉडी हमारे पास है, अगर आप फोर्स इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में क्या करोगे, अप्लाई करोगे, बॉडी विल अंडरगो रोटेशन, यानी कि ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल ये है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे COM, मैं बिल्कुल इसके लेफ्ट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी बॉडी। ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी, समझ में आ रहा होगा। सो ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। या फिर अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे राइट में, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सो अगेन ये जो बॉडी हमारे पास होगी ये अब इस डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। सो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। सो जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कहाँ पे, लेफ्ट और राइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये है सेंटर ऑफ मास, इसके इधर साइड या इधर साइड जब आप फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी अंडरगोज रोटेशन। एंड जब आप फोर्स डायरेक्टली अप्लाई करते हो कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बॉडी जो है अब ये ट्रांसलेशन मोशन करती है, या फिर आप कहोगे लीनियर मोशन में हो जाती है, यानी कि ऐसे ये इधर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, क्योंकि आप नीचे से धक्का दे रहे हो ये ऊपर की ओर जाएगी। सो अगर आप फोर्स डायरेक्टली कहाँ पे अप्लाई करोगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सो ऐसे हमारे पास जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी, दिख रहा होगा आपको। या फिर
यहाँ से आप ऊपर से अप्लाई फोर्स करिए सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सो बॉडी जो है नीचे की ओर जाएगी। सो इन शॉर्ट जब आप फोर्स डायरेक्टली अप्लाई करते हो सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बॉडी क्या करती है, बॉडी लीनियर मोशन में जाती है। क्लियर, बॉडी जो है वो लीनियर मोशन में जाती है। जब आप लेफ्ट और राइट किसी भी पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में या राइट में किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करो, बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, सेंटर ऑफ मास जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही लाई करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं होता, ये जनरली कहाँ पे होता है, मतलब हायर कॉन्सेप्ट होता है या फिर हायर स्टडीज़ में आप पढ़ते हो। हायर स्टडी मतलब इंजीनियरिंग के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस होती है, इंजीनियरिंग के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस होती है, ना कि सेंटर ऑफ मास। सो इंजीनियरिंग में जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना कि सेंटर ऑफ मास। चलिए थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है कोई ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने फॉर एग्जांपल अर्थ की सरफेस रखी, एंड इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ डिस्टेंस दूर रखा अर्थ की सरफेस से। होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल। एंड अगर इसकी लेंथ अच्छी खासी होगी, अगर ये स्मॉलर होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम है या फिर कोइंसाइड करते हैं। बट जो लार्जर शेप्स हमारे पास होती हैं, बड़ी शेप्स होती हैं, वहाँ पे हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, ये मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, इसका सेंटर ऑफ मास। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो पुल है वो नीचे की ओर लग रहा होगा। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपने क्या बोली, कि मास जो है वो एक ही पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड है। सिमिलर वे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इस केस में जो वेट होता है, क्योंकि यू नो दैट W जो हमारे पास होता है दैट इज mg। सो वेट में मास भी आ जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट भी आ जाता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात होती है, इस केस में वेट जो होता है वो एक ही पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर एक ही पॉइंट पे लोकेट होता है, हम ऐसा मानते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में वेट, सेंटर ऑफ मास के केस में मास। नाउ ये जो बॉडी होगी इसके ऊपर वेट जो है वो नीचे लग रहा होगा। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो वेट होगा वो नीचे की ओर होगा। क्यों, क्योंकि जितना आप अर्थ से दूर जाओगे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिक्रीज होगा, जितना आप अर्थ के करीब आओगे ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा। सो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो थोड़ा नीचे की ओर होगा। सो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो लाई करेगा बिलो सेंटर ऑफ मास। ये सिंपल एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो सिंपली आप याद रखिए, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं सेंटर ऑफ मास में लाई एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी हमारे पास क्या होते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल रेक्टेंगल बनाई। सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा यहाँ पे। या फिर मैं कोई स्क्वायर शेप बना लेता हूँ, या फिर मैं कोई क्या करता हूँ स्क्वायर शेप बना लेता हूँ। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। सो बिल्कुल कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। या फिर कोई सर्कुलर शेप में बना लेता हूँ, दिस इज हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। सो ये आप याद रख सकते हो। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल कहाँ पे लोकेट होता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लोकेट होता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड दी बॉडी आल्सो। अच्छा, ये तो हमने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात की। अगर हमारे पास, ये तो हमने किन की बात की, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। अगर मैं अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, ये पॉइंट भी आप लिखोगे। अगर मैं किन की बात करूं, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। जो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आप लिखोगे सेंटर ऑफ मास लाइज टूवर्ड्स, सेंटर ऑफ मास जो है लाइज टूवर्ड्स हैवियर पार्ट या फिर हैवियर पोर्शन, HEAVIER, हैवियर पोर्शन। जो सेंटर ऑफ मास होता है अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में वो लाई करता है टुवर्ड्स हैवियर पोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, मतलब डेली एग्जांपल क्रिकेट बैट की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं किसकी फिगर बना रहा हूँ, क्रिकेट बैट की, क्योंकि मेजॉरिटी क्रिकेट खेलते हैं। नाउ देखिए क्रिकेट बैट की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानिए इसकी जो लेंथ है, लेट अस सपोज इसकी लेंथ है, आप ये मानिए 3 फीट।
सो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 3 फीट यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल ली थी, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने 3 फीट की ली थी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे, दैट इज़ 1.5 फीट। क्लियर, यानी कि सेंटर कहाँ पे है, सेंटर इसका कहाँ पे होगा, इस कॉर्नर से 1.5 फीट, यहाँ से भी 1.5 फीट। सो एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रहा था, सेंटर पे, यानी कि बिल्कुल हाफ पे। नाउ बैट आपको क्या दिख रहा है, बैट एक अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्या ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल है जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने बनाई थी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि बैट का ये जो पोर्शन होता है दिस इज थिन, एंड यहाँ पे नीचे वाला दिस इज हैंडल का पोर्शन। हैंडल क्या होती है, हैंडल थिन होती है, एंड जो बैट का बॉटम पोर्शन होता है वो थिकर होता है। सो देयरफॉर दिस इज एन अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। नाउ अगर आप इसका क्या निकालोगे, इसका सेंटर आप निकालोगे। सो सेंटर मतलब 1.5 फीट अबव, 1.5 फीट बिलो। बट इस केस में क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सेंटर से दूर लाई करेगा टुवर्ड्स हैवियर पार्ट। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पे लोकेट होगा, वो यहाँ पे लोकेट होगा, यानी कि सेंटर से दूर लोकेट होगा, सेंटर से दूर लोकेट होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल सेम हाइट का क्या बनाता, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का सेंटर आपको यहाँ पे मिलता। सो आप कहते सिंपली कि शेप जो है इट इज़ ए सिमेट्रिकल शेप। क्लियर, कोई डब्बा में लेता। सो शेप क्या है, सिमेट्रिकल शेप। इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, एग्जैक्टली एट सेंटर। बट जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है टुवर्ड्स हैवियर पोर्शन। सो बैट का हैवी पोर्शन कहाँ की ओर होता है, नीचे की ओर। हैंडल जो होती है इट इज़ लाइटर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ बैट। सो इसीलिए इस चीज़ को क्या बोला है क्रिकेट में, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्पॉट। ये जो हमारे पास होता है इसको क्या बोला जाता है, कौन सा स्पॉट, स्वीट स्पॉट इसको कहा जाता है। क्लियर, जैसे ही यहाँ पे बॉल लगती है वो सीधे 6 के लिए जाती है या फिर 4 के लिए जाती है। सो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लोकेट होगा। सो ये चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल कोई और हैवियर ऑब्जेक्ट लीजिए। अच्छा, हथौड़ा लीजिए, हथौड़ा आप लीजिए, ये मैंने क्या बनाया, हथौड़ा बनाया। नाउ ये जो हथौड़ा होता है इसका ये जो पार्ट होता है ये बेसिकली किससे बना होता है, आयरन का। ये वाला पार्ट जो है हैंडल, आप ये कहोगे कि ये वुडन होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट वुडन, ये हमारे पास आयरन का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है। सो देयरफॉर ये वाला पोर्शन जो है इसका हैवियर होता है। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पे लाई होगा। सो ऐसे आपको ये पॉइंट्स याद रखने। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे कहेगा कि ड्रा दी इमेजेस एंड शो द सेंटर ऑफ मास। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, सो दिस वाज नोट नंबर 1। इसको मानिए ये जो पॉइंट मैंने लिखा है दिस इज नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 एंड दिस इज नोट नंबर 3। सेंटर ऑफ मास मे लाई आउटसाइड दी बॉडी आल्सो। सेंटर ऑफ मास जो होता है ये कभी कभार बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। यानी कि बॉडी जो हमारे पास है, मतलब बॉडी जो हमारे पास है, यानी कि इसका जो मास, एक्चुअल मास है उससे बाहर, या फिर एक्चुअल मटेरियल है उससे बाहर भी लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिंग बनाई, ये आपको क्या दिख रही होगी, ये मैंने यहाँ पे एक रिंग बनाई। सो ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने एक रिंग यहाँ पे बनाई। सो देखिएगा ये इसका क्या है, ये इसका बॉडी का पोर्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखिएगा ये इसका क्या है, ये इसका मटेरियल है यहाँ पे। सो ये इसका क्या है, ये इसका मटेरियल है यहाँ पे। सो ये जो रिंग हमारे पास है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा। सो ये बॉडी के आउटसाइड होगा। देखिए रिंग की ये है बॉडी, ये है रिंग की बॉडी, क्योंकि अंदर से ये क्या होती है, हॉलो होती है, खाली होती है। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे लाई करेगा बिल्कुल इसके सेंटर में। सो सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड दी बॉडी ऑल्सो। सो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ए रिंग। सो रिंग की एग्जाम्पल आप लीजिए। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हो। क्लियर, सेंटर ऑफ मास आप मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हो। सो मैथमेटिकली आप लिखोगे मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास। नाउ देखिएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही आप समझिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही आप समझिए। देखिए यहाँ पे मैं लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास है मास कोई m1 मास, यहाँ पे मेरे पास है m2 मास, यहाँ पे मेरे पास है m3 मास, ऐसे यहाँ पे मेरे पास है mn मास। दिस इज m1 मास, m2 मास, दिस इज m3 मास, एंड ये मेरे पास है mn मास। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओरिजिन, एंड ये जो m1 मास मेरे पास है ये लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस r1।
दैट इज है वेक्टर r1 मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। सो ये मेरे पास है लोकेटेड एट r2 डिस्टेंस, ये वाला मैस मेरे पास लोकेटेड है r3 डिस्टेंस पे, एंड ये वाला मैस जो है ये rn डिस्टेंस पे मेरे पास लोकेटेड है। नाउ ये जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, इस केस में ऐसे आप लिखते हो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि जो हमारे पास RCM होगा, RCM ऐसे आप लिखोगे, RCM जो हमारे पास होगा, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, नेट पोजीशन वेक्टर, इसका जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास होगा, सिंपली आप कैसे निकालोगे, दिस विल बी M1R1, यानी कि M1 जो मास है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे R1 से, प्लस M2R2 प्लस M3R3, ऐसे ही सो ऑन अप टू कितने हमारे पास हैं MNRN डिवाइड बाई, नीचे आपको समीशन करना होता है किनका, मैसेस का, नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सो ऑन अप टू MN। सो ऐसे आपको मैथमेटिकली क्या निकलेगा, ऐसे आपको मैथमेटिकली निकलेगा सेंटर ऑफ मास। सो मैथमेटिकली ऐसे आपको क्या निकलेगा, ऐसे आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकलेगा। सो मैथमेटिकली ऐसे आपको क्या निकलेगा, सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या होते, अगर मेरे पास दो मैसेस होते, सो एग्जांपल 2 मैसेस के लिए आप ऐसे कहते RCM जो मेरे पास होता है इट विल बी M1R1 प्लस हमारे पास M2R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ऐसे आप दो के लिए निकालते, क्लियर, ऐसे आप दो के लिए निकालते। सो सिंपल वे में ये आपको क्या करना है, ये आपको सिंपल वे में ऐसे याद रखना है कि कैसे आप क्या करते हो, कैसे आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो। सो ये तो हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बात की, क्लियर, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो ऐसे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास निकाला, क्लियर, ऐसे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास निकाला। सो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। इसी हिसाब से जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका भी आप क्या कर सकते हो, उनका भी आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, क्लियर, उनका भी आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का भी ऐसे समझिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, दिस इज ओरिजिन, एंड ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास है कोई मैस M1, इस पॉइंट पे मेरे पास है मैस M2। लेट अस सपोज कि ये जो मैस M1 है ये x1 डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम ओरिजिन, एंड ये जो मैस 2 हमारे पास है ये x2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मैस 2 x2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम ओरिजिन। सो इस केस में आप कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास, आप सिंपली लिखोगे इस केस में XCM जो हमारे पास होगा दैट विल बी M1x1 प्लस हमारे पास M2x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो इस केस में आप ऐसे क्या करोगे, इस केस में आप ऐसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सो ये चीज़ें जो हैं इनको याद रखना, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सो इस हिसाब से अगर वाई डायरेक्शन में देता सो आप क्या निकालते, आप लिखते YCM जो हमारे पास होता है M1Y1 प्लस M2Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो नीचे हमेशा क्या आएगा, मास का समीशन आएगा। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि सेंटर ऑफ मास को कैसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें सो आप लिखोगे VCM, इसी हिसाब से यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई हमारे पास M1 प्लस M2। सो ऐसे आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो आप लिखोगे ACM हमारे पास, क्लियर, ACM हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास होंगे, यहाँ पे भी आप वेक्टर लगा सकते हो। सो ACM आप कहोगे दिस विल बी M1A1 प्लस हमारे पास M2A2 डिवाइड बाय हमारे पास M1 प्लस M2। सो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको रटने होंगे। सो
M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इस हिसाब से वेलोसिटी के लिए, इस हिसाब से एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आप लगाओगे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है FEXT यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो लग रहा है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। सो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो, सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे आप निकालोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट अगेन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अफेक्टेड ओनली बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, वो इफेक्ट होता है किससे, खाली एक्सटर्नल फोर्स से, ना कि इंटरनल फोर्सेस जो कि डेवलप होते हैं पार्टिकल्स के बीच। सो दैट इज ओनली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये भी आप याद रखोगे। सो दिस इज हाउ यू फाइंड सेंटर ऑफ मास। सो कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देखते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ पे। सो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द डायग्राम शोज बिलो M1 एंड M2 आर द masses, अच्छा इन द डायग्राम शोन बिलो M1 एंड M2 आर द masses ऑफ 2 particles, अच्छा X1 एंड X2 आर द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज। बताइए सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा। सो यहाँ पे X आपको M और X दिया है, सो आप सिंपली लिखोगे M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सीधे ऑप्शन सी हमारे पास। सो दिस इज हाउ यू फाइंड सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg। सो हमारे पास 2 पार्टिकल्स दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे आप सेंटर ऑफ मास को निकालते हो, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में दे देता है। नाउ जहां जहां मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लगाना है, एंड ऑलरेडी नीट के लिए तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बट बोर्ड में पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, जो मैं बार बार आपसे मेंशन कर रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 कितना 1 kg एंड दूसरा कितना 2 kg हमारे पास आर लोकेटेड। X1 आपको कितना, X1 0, अच्छा X2 आपको कितना दिया है 1, एंड Y1 यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं X एंड Y दोनों में, Y1 कितना 0 एंड Y2 कितना 0, अच्छा Y1 भी 0 Y2 भी 0। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, सो आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताना होगा। सो देखिएगा आपको X भी दिया है Y भी दिया है, इसका मतलब पहले आपको X सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, दैट इज M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाय हमारे पास M1 प्लस M2, एंड इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, YCM यानी कि Y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास। सो आप लिखोगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो सिंपली जो आपके पास वैल्यूज होंगे वो आपको पुट करने हैं। बताइए M1 का वैल्यू कितना 1 इंटू X1 का वैल्यू कितना 0 प्लस M2 का वैल्यू कितना 2, X2 का वैल्यू कितना 1, अच्छा 1 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं रब कर लेता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा। सो 1 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 1 हो गया 2, 1 प्लस 2 हमारे पास हो गया 3, सो दिस विल बी 2/3। सो एक ऑप्शन हमारे पास आ गया 2/3। सो x हमारे पास 2/3 आ गया, इसका मतलब y 0 होना चाहिए, बट स्टिल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ देखिए M1 कितना, M1 हमारे पास 1, Y1 0 प्लस M2 कितना, M2 2, Y2 भी कितना 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। सो ये सारा किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। सो 2/3 comma 0, so 2/3 comma 0 are the center of mass of the system in terms of x and y coordinate। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 bodies of masses 1 kg and 3 kg, so M1 and M2 आपको गिवन है, दिस इज M1 आपका, दिस इज M2, हैव पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1, दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। सो बनाइए फॉर्मूला, क्या बनेगी। सो आप सिंपली लिखोगे, इस केस में आपके पास आपको क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज ए पोजीशन वेक्टर। सो आपको RCM निकालना होगा। सो इट विल बी M1 R1 प्लस हमारे पास M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ज़रा लिखिए, M1 कितना आपके पास 1 इंटू R1 कितना है, वेक्टर I कैप
प्लस 2j कैप प्लस हमारे पास k कैप। अच्छा प्लस हमारे पास इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा प्लस m2 आपको 3 दिया है। अच्छा फिर r2 वेक्टर दैट इज -3i माइनस 2j प्लस आपको k दिया है यहाँ पे डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3 यहाँ पे। सो निकाल के देखिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मल्टीपल देना है, फिर इसको यहाँ से मल्टीपल देना है, आपका जो वैल्यू है वो निकल के आएगा सिंपली। सो 1 जब आप मल्टीप्लाई दोगे दिस विल बी i प्लस 2j प्लस k सिंपली। फिर 3 जब आप मल्टीप्लाई दोगे दिस विल बी हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9 बट प्लस माइनस हो गया -9i। 3 इंटू 2 होगा 6 बट माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, सो दिस विल बी -6j। फिर 3 इंटू के होगा 3k डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस 3 कितना होता है, 1 प्लस 3 होता है 4। नाउ देखिएगा आई और आई, जे और जे, के और के, -9i प्लस आई कितना होता है, इट इज़ -8i। अब देखिए जे और जे, -6j प्लस 2j कितना होता है, -4j। क्लियर। फिर हमारे पास k एंड 3k दोनों प्लस हो गया 4k डिवाइड बाय 4। सो 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 2, सो -2i। 4 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 1, यानी कि -j प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 1 दैट इज k। सो -2i - j प्लस k आपका आंसर रहेगा। सो -2i - j प्लस k आपका आंसर रहेगा। सो ऐसे आप सेंटर ऑफ मैथ्स के क्वेश्चन करते हो एंड इसी टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ यहाँ पे देखिए आप, सेंटर ऑफ मैथ्स जो हमारे पास होता है, सेंटर ऑफ मैथ्स का डिपेंडेंस आपसे एमसीक्यू पूछेगा या फिर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। बताइए सेंटर ऑफ मैथ्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सेंटर ऑफ मैथ्स डिपेंड्स ऑन मैथ्स, अभी आपने देखा क्योंकि इक्वेशन में ही मैथ्स है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक्स आपने देखा, वाई की फॉर्म में आपने देखा कहाँ पे पार्टिकल लोकेट है, जैसे x1 डिस्टेंस पे, x2 डिस्टेंस पे, यानी कि पार्टिकल्स कहाँ पे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पे लोकेटेड है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा फिर शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप कैसा है ऑब्जेक्ट का। अच्छा अलग अलग शेप्स के लिए हमारे पास अलग अलग सेंटर ऑफ मैथ्स के वैल्यूज होते हैं, अभी आप देखोगे। सो ये चीज़ें जो हैं ये इफेक्ट करती हैं किसको, सेंटर ऑफ मैथ्स को, यानी कि इन फैक्टर्स के ऊपर सेंटर ऑफ मैथ्स डिपेंड करता है। मैथ्स के ऊपर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, अच्छा शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट, सेंटर ऑफ मैथ्स डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मैथ्स जो है ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इज हमारे पास सेंटर ऑफ मैथ्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सो यूनिफॉर्म रॉड जो है इसकी डेरिवेशन आपसे पूछता है एंड ये आपके सिलेबस में है। नाउ देखिएगा इसकी डेरिवेशन आपसे पूछता है, सेंटर ऑफ मैथ्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। देखिएगा हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी L/2, बट ये हमें निकालना है। आप लिखोगे कॉन्सिडर ए रॉड ऑफ लेंथ L। ध्यान से देखिएगा। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रॉड हम बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रॉड को बना लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक रॉड को बना लेते हैं। ये मैंने एक रॉड ली एंड लेट अस सपोज ये इसकी क्या है, ये इसकी लेंथ L है यहाँ पे। क्लियर, ये इसकी लेंथ L है यहाँ पे टोटल में। सो ये इसकी क्या है, टोटल लेंथ L यहाँ पे देखिएगा। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसमें एक स्ट्रिप निकालूंगा। सो मैं इसमें क्या करूँगा, छोटा सा स्ट्रिप निकालूंगा एंड लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ हमारे पास है दैट इज़ dx एंड इसका जो मैस हमारे पास है दैट इज़ dm एंड ये इस ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास x डिस्टेंस पे है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैंने रॉड ली जिसकी लेंथ L है। सो इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे निकाला, एक एलिमेंट निकाला एंड इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है dx, मैस कितना dm एंड यहाँ से ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ये ओरिजिन आप मान लीजिए ये x
की दूरी पे है हमारे पास। क्लियर, ये x डिस्टेंस की दूरी पे है। नाउ देखिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास होता है XCM। देखिए जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ऐसे ही अगर हमारे पास कंटिन्यूअस मास होता है, ये जनरली आपके काम नहीं आए, मतलब आपको डिटेलिंग में बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, जो आप ये मानिए नॉन यूनिफॉर्म शेप्स हमारे पास होती हैं या फिर कंटिन्यूअस सिस्टम हमारे पास होता है, वहाँ पे ऐसे आप निकालते हो सेंटर ऑफ मास, आप लिखोगे XCM। हमारे पास होता है x इंटू डी एम डिवाइड बाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सो ऐसे हमारे पास फॉर्मूला होती है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ऐसे हमारे पास क्या होती है, फॉर्मूला होती है। नाउ यहाँ पे आप अज्यूम करिए कि m/l जो हमारे पास है दैट इज मैस अपॉन लेंथ ऑफ रॉड, यानी कि मैस अपॉन लेंथ ऑफ रॉड, यानी कि m इज टोटल मैस एंड l इज हमारे पास टोटल लेंथ। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dm अपॉन dx। सो इनको आप क्या करिए, इनको आप ये एज्यूम करिए कि मैस अपॉन लेंथ, यानी कि मैस अपॉन लेंथ का रेशो जो हमने लिया वो हमने लिया अप्रॉक्सीमेटली टू dm अपॉन dx। और अगर मैं यहाँ से dm निकालूँ, dm किसके बराबर होगा, dx उधर जाएगा, दिस विल बी m अपॉन l इंटू डी एक्स। सो इन शॉर्ट नेक्स्ट स्टेप में मैंने मैस अपॉन लेंथ का रेशियो निकाला। कहाँ से आया, ये बेसिकली डेरिवेशन है, आपको सीखनी है। अच्छा, नाउ dm हमारे पास क्या है, m अपॉन l इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है दैट इज XCM, यानी कि x सेंटर ऑफ मास। सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, x इंटू डी एम। बताइए dm किसके बराबर हमने निकाला, m/l इंटू डी एक्स। सो ये हमने निकाला m/l इंटू डी एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो dm की जगह m/l इंटू डी एक्स हमारे पास आएगा, एंड इंटीग्रेशन भी हमें करनी है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए दिस इज जीरो कोऑर्डिनेट हमारे पास, यहाँ पे l, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे जीरो होगी ओरिजिन पे, एंड यहाँ पे पहुँचने पे कितनी डिस्टेंस होगी, l। सो लिमिट हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर 0 टू l। लिमिट हमारे पास क्या होगा, 0 टू l। ऐसे समझिए ये हमारे पास क्या है, रॉड का ओरिजिन। जब आप यहाँ तक गए आपको कितनी लेंथ मिली, टोटल l। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ l। सो ओरिजिन हमारा 0 पे एंड टोटल हमारा l पे। सो देयरफॉर हमारे पास 0 टू l क्या होगा, यहाँ पे 0 टू l हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स होंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो सिंपली अब ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बनी। नाउ m/l हमारे पास क्या होगा, m/l हम अज्यूम करेंगे कि ये कांस्टेंट है, ये रेशो जो होगा मैस अपॉन लेंथ, ये हमारे पास क्या होगा, रॉड के लिए कांस्टेंट है। सो इसको आप ऐसे लिखोगे, m/l आप बाहर निकालोगे, ऊपर भी नीचे भी, इंटीग्रेशन 0 टू l, यहाँ पे x dx, नीचे m/l बाहर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू l। अब सिंपल इक्वेशन हो गई है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन ऑफ x ऊपर करनी है, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dx करिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अच्छा करिए यहाँ पे इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी m/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बताइए किसके बराबर होती है x dx की इंटीग्रेशन। सो दिस इज x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू l, नीचे डिवाइड बाय m/l हमारा यहाँ पे। अच्छा फिर आप एक काम करोगे, m/l को यहाँ से आप हटाओगे, क्योंकि दोनों जगह आपने क्या किया, m/l कांस्टेंट निकाला, ये m/l हमारे पास गया, ताकि स्टेप हमारे पास कम हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ dx करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारे पास होता है x के बराबर, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू l हमारे पास। क्लियर, 0 टू l हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लिमिट्स डालने वाले हैं, डालिए लिमिट। सो यहाँ पे मैं इसको लेके आया। सो पहले क्या डलेगा, ऊपर x की जगह l, फिर डलेगा 0। सो दिस विल बी l² अपॉन 2 माइनस 0² अपॉन 2 हमारे पास, ये ऊपर हो गया, नीचे हमारे पास पहले l फिर 0। क्लियर, पहले l। सो दिस विल बी l माइनस 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने डिटेलिंग में आपको सिखाई है, सो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे बचा क्या, l² अपॉन 2, क्योंकि ये 0 ख़त्म, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास l है। सो दिस विल बी
एल स्क्वायर अपॉन 2L। सो एक L और यहाँ से एक L कटा, सो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा L/2। सो यही आपको डिराइव करके देना था। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिराइव। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास होता है एक यूनिफॉर्म रॉड का। सिंपली समझिए अगेन, सो सिंपल भाषा में समझिए कि ये हमारे पास है यूनिफॉर्मली रॉड एंड इसकी लेंथ अगर हमारे पास क्या है L। बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको दिख रही है अगेन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या निकालना होता है, सेंटर। ऐसे आप सेंटर निकालते हो। सो ये इसका होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल कहाँ पे लोकेट, सेंटर पे लोकेट। सो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बताइए यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे। सो यही आपने यहाँ पे निकाला। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सो इसकी डेरिवेशन आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। मे बी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे, इनको आप क्या करना, इनको आप डायरेक्टली याद रखना। पहले हमारे पास है कोन, क्लियर, ऐसे हमारे पास होता है कोन। सो दिस इज हमारे पास कोन। कोन जो हमारे पास होता है इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है कहाँ पे लाई करता है, h/4 डिस्टेंस पे। अगर फॉर एग्जांपल इसकी हाइट है h, सो h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है। फिर ट्रायंगुलर प्लेट, यानी कि इस हिसाब से हमारे पास है अगेन इसकी हाइट अगर h होगी, सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, h/3 डिस्टेंस पे। कहाँ पे लाई करता है, h/3 डिस्टेंस पे। ये वैल्यूज़ डायरेक्टली आप याद रखो। फिर हॉलो हेमिस्फीयर हमारे पास, अगर हेमिस्फीयर देखिए ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज स्फीयर। नाउ अगर मैं स्फीयर का हाफ निकालूं, क्या निकालूं, स्फीयर का हाफ, दिस इज मेरे पास हॉलो हेमिस्फीयर एंड अंदर से ये खाली होगा। इसमें फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक r। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ पे लाई करता है, याद रखिएगा r/2 डिस्टेंस पे। कहाँ पे लाई करता है, r/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। सो हेमिस्फीयर का, क्लियर, हेमिस्फीयर का। सो इस हिसाब से हमारे पास है नेक्स्ट रिंग, बट कौन सी रिंग, हाफ रिंग। सो ये मेरे पास है नेक्स्ट रिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बट कौन सी रिंग मैंने ली, हाफ रिंग। अगेन जो हाफ रिंग हमारे पास है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r/π। फिर हमारे पास है सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर हमारे पास है अब की बार वो हमारे पास क्या है, सॉलिड, यहाँ यानी कि अंदर भी इसमें मटेरियल होगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास है वो लाई करता है एट 3r/8 डिस्टेंस पे। एंड लास्ट पे हमारे पास क्या है, लास्ट पे हमारे पास है डिस्क, बट कौन सी डिस्क, हाफ डिस्क। सो लास्ट पे हमारे पास क्या है, लास्ट पे हमारे पास है डिस्क। सो ऐसे हमारे पास क्या होगी, डिस्क। कौन सी डिस्क, यहाँ पे हाफ डिस्क, क्लियर। नाउ जो हाफ डिस्क हमारे पास है अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r/3π पे लाई करता है। सो ये सारे आपको क्या करने होंगे, ये सारे आपको याद रखने होंगे इन शॉर्ट। एंड जनरली यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछा जा सकता है, बताइए सेंटर ऑफ मास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। सो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास टोटल में। सो क्या क्या हमने देखा, कोन के लिए h/4, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए h/3, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए r/2, रिंग के लिए 2r/π, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए 3r/8 एंड डिस्क के लिए 4r/3π। ये क्वेश्चन हमने देखे। अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 4 एंड 5। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट, याद रखिएगा, डज नॉट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जी हाँ डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, जी हाँ। मास ऑफ पार्टिकल, जी हाँ। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये हमने नहीं देखा डिपेंडेंस में। सो इस फैक्टर के ऊपर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द रिजल्ट ऑफ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है किसका रिजल्ट होता है, सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसकी हमने ऑलरेडी पहले भी बात की है कि लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, लीनियर वेलोसिटी इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। बट ये कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको क्या दिया था, डिटर्मिनेंट आई जे के, ये टॉपिक हमने वेक्टर्स के अंदर देखा है कि कैसे आप इसको फिर सॉल्व करते हो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। सो सेम ये हमारे पास क्या है, रिलेशन। दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी सिंपली हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इनकी रिलेशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। सो इनकी रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एंड ये कौन सा प्रोडक्ट है? याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। एंड इस यूनिट में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हम देखेंगे दे विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप खुद से बताओगे कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है किसके बराबर होती है? इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर। एंड ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखाया है, उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जब हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो वो वाला टॉपिक आप देखोगे वेक्टर से। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क। नाउ टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क की जब भी बात होती है इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, यानी कि एक फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। सो पढ़िए यहाँ पे, इफ ए फोर्स इज एबल टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस द फोर्स इज साइड टू एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास है कोई पोल वर्टिकल डायरेक्शन में एंड इसके साथ कुछ अटैचड है यहाँ पे। सो अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, सो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये घूमेगा एंड बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ओरिजिन। सो दिस इज, आप ये मानिए ओरिजिन से मैं आर डिस्टेंस पे क्या कर रहा हूँ, आर डिस्टेंस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये जो बॉडी मेरे पास होगी ये बेसिकली यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है। सो इसके अबाउट ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉडी है यहाँ पे इसके अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी? रोटेट करेगी। सो बेसिकली यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। मैं आपको इमेज में यहाँ पे दिखाऊंगा, वेट ए सेकंड। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ टॉर्क कैसे जनरेट होता है। देखिएगा, देखिए, दिस इज हाउ टॉर्क गेट इज जनरेटेड। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो गोल सा आपको दिख रहा होगा, गोल सा मैस, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस डी। सो ये रोटेट करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है बिल्कुल इसके सेंटर के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए टॉर्क, टॉर्क देखिए, देखिए टॉर्क, देखिए जब फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा, टॉर्क ऊपर की ओर जनरेट हुआ। अच्छा, अब देखिए फोर्स इधर की ओर लगा, टॉर्क नीचे की ओर जनरेट हुआ। सो दिस इज हाउ टॉर्क गेट इज डेवलप। सो अगेन देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है कैसे टॉर्क डेवलप होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो ये हमारे पास है टॉर्क कैसे जनरेट होता है। सो फोर्स आपने यहाँ पे दूरी पे अप्लाई किया, डिस्टेंस आर डिस्टेंस के पर, देखिए ओरिजिन पे क्या हुआ, ओरिजिन पे आपका टॉर्क जो है वो जनरेट हुआ। सो आपका टॉर्क कहाँ पे जनरेट हुआ, आपका टॉर्क ओरिजिन पे जनरेट हुआ। सो ध्यान से देखिएगा, फोर्स आपने इस पॉइंट पे अप्लाई किया, सो टॉर्क कहाँ पे जनरेट होगा, टॉर्क आपका यहाँ पे जनरेट होगा। क्लियर? टॉर्क आपका कहाँ पे जनरेट होगा, टॉर्क आपका यहाँ पे जनरेट होगा। सो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट। सो इफ अ फोर्स इज एबल टू रोटेट द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, द फोर्स इज साइड टू एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द बॉडी। सो हम कहेंगे बॉडी के ऊपर क्या जनरेट हुआ, बॉडी के ऊपर टॉर्क जनरेट हुआ। नाउ जो टॉर्क हमारे पास होता है, टॉर्क इज सिंपली किसके बराबर, इट इज़ हमारे पास फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, या फिर आप कहिए इट इज़ हमारे पास रेडियल डिस्टेंस इंटू फोर्स। सो रेडियल डिस्टेंस इंटू फोर्स हमारे पास। सो टॉर्क जो हमारे पास होता है इट इज़ आर क्रॉस एफ। अगर आपको याद होगा जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको इसकी भी एग्जांपल दी थी, टॉर्क की भी। सो टॉर्क जो हमारे पास है, टॉर्क में भी सेम वे में, टॉर्क में भी आप क्या करोगे, अगर आपको एफ गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में, आर गिवन होगा, सो इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में आंसर निकालोगे। क्लियर? आगे जाकर एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। सो आर यहाँ पे क्या है, आर इज डिस्टेंस, एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फोर्स होता है। सो बताइए यूनिट, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, सो बताइए फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन एंड आर है डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर। सो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। एंड डायमेंशन ऑलरेडी आपको पता है। सो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशन विल भी, बताइए डायमेंशन क्या होंगे। सो डायमेंशन हमारे पास होंगे m1 L2 T-2। याद है ना वर्क की, अगर हम वर्क की जब हमने बात की थी, वर्क भी हमारे पास क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो टॉर्क एंड वर्क, याद है ना, टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क एंड वर्क जो हमारे पास हैं इनमें क्या होते हैं, सेम डायमेंशन, या फिर टॉर्क एंड एनर्जी भी आप कह लो। सो टॉर्क एंड वर्क जो हमारे पास हैं इनमें सेम यूनिट एंड डायमेंशन हमारे पास होते हैं, सेम यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट टॉर्क जो हमारे पास है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स
का जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो तीसरे वेक्टर के बराबर निकल रहा है। सो टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आप ये भी कहोगे वर्क एंड टॉर्क जो होते हैं, वर्क एंड टॉर्क आर एनालॉग्स, ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, एनालॉगस टू ईच अदर। मतलब टॉर्क एंड वर्क क्या होते हैं, एनालॉग्स। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं। सो दोनों में क्या होते हैं, सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा। नेक्स्ट हमारे पास केसेस, यहाँ पे लिखोगे केस वन हमारे पास कि मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा एंड मिनिमम टॉर्क कब डेवलप होगा। देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा। अच्छा, जब हमारे पास क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री, नाउ टॉर्क की फॉर्मूला देखिए, टॉर्क हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ। नाउ हमने क्या कहा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो क्या हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ। टॉर्क जो हमारे पास है इट इज़ आर एफ साइन थीटा। बताइए जो टॉर्क हमारे पास है किसके बराबर है, आर एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। वायर आर जो है, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड आपको लेना होगा। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड टॉर्क जो हमारे पास है इट इज आर एफ साइन थीटा। इसको भी क्या करना, याद रखना अच्छे से। सो आर एफ साइन थीटा हमारे पास, सो यहाँ पे लिखोगे आप टॉर्क जो हमारे पास है दैट इज आर एफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वायर आर एंड एफ हमारे पास हैं, ये मैग्नीट्यूड में होंगे, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में होंगे। सो ये चीज़ें याद रखना। सो टॉर्क जो हमारे पास है इट इज़ आर एफ साइन थीटा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो करती है। सो देखिए थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अगर मैक्सिमम टॉर्क हमें निकालना होगा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री। सो टॉर्क आप लिखोगे, टॉर्क हमारे पास क्या होगी, आर एफ साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। ऑलरेडी आपको पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो टॉर्क मैक्सिमम यानी कि टा मैक्सिमम कितना बनेगा, दिस विल बी आर एफ। सो मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास क्या होती है, आर इंटू एफ। क्लियर? अच्छा, मिनिमम टॉर्क ज़रा बताइए, मिनिमम टॉर्क कितनी होगी हमारे पास, मिनिमम टॉर्क। सो मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, थीटा हमारे पास 0 डिग्री होना चाहिए। सो इस केस में टॉर्क कितनी निकलेगी, आर एफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0। सो मिनिमम टॉर्क जो टा मिनिमम है दैट इज 0। सो ये चीज़ें भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछेगा डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। अब आपको क्या करनी होगी, अब आपको टॉर्क की डेरिवेशन निकालनी होगी। क्लियर? टॉर्क की डेरिवेशन निकालनी होगी बट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। डेरिवेशन ऑफ टॉर्क, बट याद रखना किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये आपके बोर्ड में पूछता है, ये बोर्ड के अंदर पूछता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ अच्छे से समझिएगा, ये वाली डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। नाउ ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास है ओरिजिन, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग हम चीज़ें देखते हैं। दिस इज एक्स हमारे पास, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज हमारे पास जेड एक्सिस। नाउ लेट अस सपोज ये मेरे पास है कोई पॉइंट यहाँ पे एंड दिस इज ओरिजिन मेरे पास, एंड ये जो पॉइंट हमारे पास है ये आर डिस्टेंस की दूरी पे हमारे पास है, यानी कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे। क्लियर? पोजीशन वेक्टर है। एंड ये जो पॉइंट मेरे पास है, लेट अस सपोज दिस इज मेरे पास पॉइंट पी, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड, यानी कि ये 3D फॉर्म में है। क्या है, 3D फॉर्म में। नाउ इस पॉइंट पी के ऊपर क्या लग रहा होगा, लेट अस सपोज इस पॉइंट पी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा हमारे पास, इस पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। सो मैंने एक पॉइंट पी लिया है स्पेस के अंदर। कहाँ पे लिया है, स्पेस के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड, एंड ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। सो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, फोर्स लग रहा है एफ। सो फोर्स हमारे पास कितना लग रहा है, फोर्स हमारे पास एफ लग रहा है। नाउ ध्यान से देखिएगा, पहले अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूँ, सो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर पहले निकालूँ, सो अगर मैं इसका क्या निकालूं, पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर मेरे पास है ओ पी, या फिर आप आर कहोगे। सो पोजीशन वेक्टर ओ पी इक्वल टू आर, ये किसके बराबर होगा, यानी कि अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो इट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
सो ये कब, ये हमारे पास जब तीन एक्सीज इन्वॉल्व हैं, जब दो एक्सीज हमारे पास इन्वॉल्व होती थी तब ये वाला पोर्शन हमारा नहीं आता था। जब आपने क्या देखा, जब आपने पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन देखी थी, क्लियर। सो फोर्स, नाउ लेट अस सपोज फोर्स एफ जो लग रहा है हमारे पास, फोर्स एफ, क्योंकि अगेन कहाँ पे लग रहा है, पॉइंट पी के ऊपर, एंड पॉइंट पी कहाँ पे है, स्पेस के ऊपर। देयरफॉर फोर्स जो है ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में होगा। सो इट विल बी एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स होगा, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फोर्स होगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें क्या निकालना है, टॉर्क। नाउ वी नो दैट टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर। दिस इज दी टॉर्क। टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर। और दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा, क्योंकि इसको हम कैसे निकालेंगे इजी वे में, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो दिस विल बी आई जे के हमारे पास, क्लियर, आई जे के की फॉर्म में। एंड आर आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज आपका आर, यही आपका क्या है, यही आपका आर है, दैट इज आपका पोजीशन वेक्टर। सो बताइए पोजीशन वेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व है, एक्स वाई एंड जेड। आपका एक्स वाई एंड जेड आपका लिखिए यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड आपका। बताइए एफ में क्या क्या इन्वॉल्व है आपका। सो इसमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। सो यहाँ पे लिखिए एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। अब आप सिंपली निकाल पाओगे किसको, यहाँ पे टॉर्क को, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बताइए कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे अब आपके लिए मामला इजी हुआ है क्योंकि ये चीज़ आपने सीखी है। पहले हम क्या करते हैं, आई को लेते हैं, क्लियर। जब हम आई को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो लॉक, इसका और इसका मल्टीपल माइनस इसका और इसका। सो यहाँ पे आप लिखोगे अच्छे से, आराम से लिखोगे। सो जब हम आई लेंगे, सो वाई इंटू एफ जेड हमें करना होगा। सो हमें क्या करना होगा, y इंटू एफ जेड करना होगा, माइनस जेड इंटू एफ वाई। सो माइनस जेड इंटू एफ वाई हमें करना होगा, फिर माइनस फॉर्मूला का आ जाता है, फिर इसके बाद जे, ये वाला कॉलम, ये वाला रो बंद होगा। सो इसके बाद होगा क्या, x इंटू एफ जेड, एक्स इंटू एफ जेड। अच्छा, वेक्टर्स का लेक्चर इसलिए देखना अच्छे से, तब जाके आपको ये चीज़ समझ आएगी। जब तक ना वो वाला लेक्चर आप समझोगे या फिर वेक्टर वाला टॉपिक। सो इसके बाद जेड इंटू एफ एक्स, जेड इंटू एफ एक्स। ये चीज़ें कहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ वेक्टर में जाइएगा, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को देखिएगा। स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये चीज़ें देखी थी। फिर प्लस हमारे पास क्या आएगा, लास्ट पे क्या बचेगा, के बचेगा यहाँ पे। सो बताइए के इंटू क्या बचेगा, जब के आप सिलेक्ट करोगे ये एंड ये लॉक हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्स इंटू एफ वाई। सो ये होगा एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स हमारे पास, माइनस वाई इंटू एफ एक्स। सो ये हमारे पास जो है दिस इज द डेरिवेशन, क्लियर, किसके लिए, टॉर्क के लिए, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एंड इसको 3 मार्क का पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में। बस इतना आपको लिखना है, एग्जामिनर को खुद समझ आएगा ये मतलब डेरिवेशन किसके रिलेटेड है। बट याद रखना, जब डेरिवेशन पूछे, डेरिवेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डेरिवेशन। नाउ इसके बाद वर्क डन बाय अ टॉर्क। वर्क डन बाय अ टॉर्क सिंपली कितना होगा, सो सिंपली आपका हो गया वर्क डन बाय टॉर्क कितना होगा। सो वर्क डन जो होगा दैट विल बी सिंपली, हमारे पास टॉर्क कितना लग रहा है एंड उस टॉर्क की वजह से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। अगर रोटेट कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे वो जैसे आपने सर्कुलर मोशन में देखा था। सो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज़ हमारे पास टा इंटू डी थीटा। सो वर्क डन जो हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। डायरेक्टली आपको याद रखना है। सो इतना वर्क डन होता है किसके द्वारा, इतना वर्क डन होता है एक टॉर्क के द्वारा। सो वर्क डन इज टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम। देखिए जब आप मोशन पढ़ रहे थे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर, जब आप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने क्या देखा, मोमेंटम। बट वो कौन सा मोमेंटम था, वो लीनियर मोमेंटम था।
क्लियर। सो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है सो उनके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम। एंड आप कहते हो जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। सेम वे में जब बॉडीज क्या करती हैं, जब बॉडीज रोटेट करती हैं, क्लियर, जब बॉडीज क्या करती हैं, जब बॉडीज रोटेट करती हैं सो जो रोटेटिंग बॉडी हमारे पास होगी, रोटेटिंग बॉडी के साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होता है उस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, उस मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस, एंड ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होगा, क्लियर, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो बॉडी है वो रोटेट कर रही होगी, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही होगी, हमारे पास रोटेट कर रही होगी। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस किसके बराबर हमारे पास होता है, बेसिकली इट इज़ दी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास है इसका मोमेंटम आप क्या कर रहे हो, इसका मोमेंटम आप निकाल रहे हो, क्लियर, इसका जो मोमेंटम है वो आप निकाल रहे हो। यानी कि बेसिकली मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल टू एल। सो एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होता है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी हमारे पास। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है आप उसका क्या निकाल रहे हो, आप उसका मोमेंटम निकाल रहे हो मैथमेटिकली। सो एल जो हमारे पास होता है दैट इज आर क्रॉस पी। फॉर एग्जाम्पल फैन आपने देखा होगा, रोटेट कर रहा होगा, सो फैन के साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि वो एक रोटेटिंग बॉडी है। अच्छा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कार चल रही है, सो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होगा दैट विल बी लीनियर मोमेंटम। नाउ मैथमेटिकली जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज आर क्रॉस पी हमारे पास, क्लियर, आर क्रॉस पी हमारे पास, क्लियर। सो कोई भी बॉडी क्या कर रही होगी, कोई भी बॉडी हमारे पास फॉर एग्जांपल रोटेट कर रही होगी, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है, कोई बॉडी जो हमारे पास है वो सर्कुलर मोशन में है, एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर मान लीजिए, एंड इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास है दैट इज़ वी। सो इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, एम वी, एंड देन इसका जो लीनियर मोमेंटम इसके साथ जो एसोसिएट होगा दैट विल बी बेसिकली एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। जो इसका आप क्या निकालोगे, क्योंकि इसका मैस होगा कुछ, इसका जो लीनियर मोमेंटम निकलेगा उसका मोमेंटम आपको निकालना है। सो एल जो हमारे पास होता है दैट इज आर क्रॉस पी, और जो एल हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगेन देखिए कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो इट विल बी हमारे पास आर पी साइन थीटा। सो एल जो हमारे पास होता है दैट इज आर पी साइन थीटा, जो एल हमारे पास होता है आर पी साइन थीटा। सेम वे में जैसे हमारे पास टॉर्क लग रहा था ना, अच्छा बताइए टॉर्क कैसे लग रहा था, टॉर्क जो हमारे पास था वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है, या फिर आप कहोगे परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन। सो अगर ये हमारे पास है आर, बिल्कुल आर के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लग रहा था, टॉर्क लग रहा था हमारे पास। सो आर के परपेंडिकुलर वे में टॉर्क लग रहा था। सो इस हिसाब से लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास जनरेट होता है, क्लियर, लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास, सॉरी एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास इस हिसाब से जनरेट होता है। सो एल हमारे पास क्या होता है, आर पी साइन थीटा, क्लियर, आर पी साइन थीटा। अच्छा नाउ अगर हम यूनिट की बात करें, अच्छा पहले ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, ज़रा बताइए यूनिट हमारे पास क्या होगा। सो हमारे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास होता है केजी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, सो केजी मीटर पर सेकंड। बट यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, उसका मोमेंटम, अच्छा दैट इज आर। सो इट विल बी हमारे पास, सो इट विल बी हमारे पास आर मतलब मीटर इनटू हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड किसका, लीनियर मोमेंटम का। सो दिस विल बी हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दिस विल बी यूनिट किसके लिए, याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये हमारे पास यूनिट होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। नाउ डायमेंशन निकालिए, यहाँ पे केजी दैट इज मास, देन एल यानी कि लेंथ का स्क्वायर, सेकंड डिवाइड में जब ये ऊपर जाएगा ये -1 बनेगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डायमेंशन, ml2t-1 या फिर m1l2t-1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अगेन सिंपली आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ जो ये रिलेशन यहाँ से निकलेगी दैट इज दिस, टॉर्क जो हमारे पास होता है इट इज डी एल अपॉन डी टी,
यानी कि टॉर्क जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो टॉर्क हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो टॉर्क जो हमारे पास होता है इट इज़ डी एल अपॉन डी टी, एंड यही आपको क्या करना है, यही रिलेशन आपको निकाल के देनी है कि टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होती है, डी एल अपॉन डी टी की। सो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन किसके बीच, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच। सो दिस इज रिलेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ देखिएगा यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट कि हमारे पास जो L होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। L किसके बराबर होता है, अभी आपने देखा L हमारे पास होता है R क्रॉस P के बराबर। क्लियर, दिस इज दी फॉर्मूला किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। नाउ इसके बाद आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दीजिएगा, आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो आपको किसी के विद रेस्पेक्ट में करना होता है। यहाँ पे लेट अस सपोज आप टाइम के विद रेस्पेक्ट कर रहे हो। नाउ देखिएगा यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं u और v, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल देखा था। सो यहाँ पे है u इंटू वी। सो u इंटू वी क्या कहता है, u ऐसे ही v की डिफरेंशिएशन या u की डिफरेंशिएशन v ऐसे ही, मतलब एक ही है। फिर v ऐसे ही, फिर u की डिफरेंशिएशन आएगी, फिर हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन आएगी। क्लियर, सो यही कहता है ना प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ पे देयरफॉर प्रोडक्ट रूल लगेगा जब हम इस साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है L, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा डी एल अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, पहले R फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसके बाद P यहाँ पे है, सो P की डिफरेंशिएशन करो विद टाइम, सो इट विल बी डी पी अपॉन डी टी, ये बनेगा हमारे पास डी पी अपॉन डी टी, फिर प्लस ये वाला। अब v ऐसे ही रखना है, v मतलब अब हमें p ऐसे ही रखना है, इनटू u की डिफरेंशिएशन मतलब r की डिफरेंशिएशन करनी होगी। सो इट विल बी डी आर अपॉन डी टी, करिए आपने डिफरेंशिएशन। नाउ ज़रा बताइए, r हमारे पास ऐसे ही रहेगा, बताइए डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, याद करिए न्यूटन सेकंड लॉ। सो फोर्स हमारे पास क्या होता था, डी पी अपॉन डी टी। सो डी पी अपॉन डी टी की जगह क्या लगाओगे आप, फोर्स। सो आप लिखना कि इक्वेशन कहाँ से आई, सो वी हैव बेसिकली फोर्स किसके बराबर होता है, डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, प्लस हमारे पास P इंटू डी आर बाई डी टी, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। R क्या है, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी। सो ये हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। क्लियर, ये हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। सो ये हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। और इसी इक्वेशन को आप लिखोगे R क्रॉस F प्लस हमारे पास P क्या है, लीनियर मोमेंटम। बताइए लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के बराबर, इनटू v हमारे पास। सो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, लीनियर ये है p हमारे पास, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर, mv के बराबर। नाउ यहाँ पे आपको वेक्टर रूल अगेन आपको याद रखना है, जो मैंने आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था, i इंटू आई कैप क्या होता है, जीरो हमारे पास। अच्छा, j इंटू जे कैप हमारे पास ये ख़त्म होता है। सिमिलर वे में k इंटू के कैप, या फिर यहाँ पे अगर मैं v इंटू वी कैप करूँ, सो अगर मैं v इंटू वी कैप करूँ, यानी कि v इंटू वी वेक्टर करूँ, मैं कैप नहीं, यहाँ पे v इंटू वी, सो ये भी हमारे पास जीरो होगा। सो इन दो का प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा यहाँ से। सो दिस विल बी r क्रॉस f हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जीरो बनेगा, प्लस आप लिखोगे जीरो। सो देयरफॉर r क्रॉस f, बताइए r क्रॉस f किसके बराबर होता है, r क्रॉस f टॉर्क के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज r क्रॉस f। सो यहाँ से आप क्या निकाल रहे थे, डी एल बाई डी टी। सो r क्रॉस f इज इक्वल टू टॉर्क। सो डी एल बाई डी टी जो आपका है वो किसके बराबर निकलेगा, टॉर्क के बराबर। सो और आप कहोगे टॉर्क जो हमारे पास है, ऐसे आप लिखोगे, और जो टॉर्क हमारे पास है दैट इज डी एल अपॉन डी टी। सो ये हमारे पास होती है रिलेशन किसके बीच, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान से देखिएगा, एफ कहाँ से आया, ये हमने यूज़ किया। फिर v और v किधर गया, ध्यान से देखिएगा, i इंटू आई जीरो, j इंटू जे जीरो, v इंटू वी जीरो हमारे पास। सो याद रखिएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड न्यूमेरिकल्स के लिए ये इक्वेशन डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, बट बोर्ड में इसकी डेरिवेशन पूछता है। आगे बढ़िए, आज का लास्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम है, अगर इसके ऊपर जो टॉर्क है वो जीरो लग रही है, यानी कि कुछ भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो उस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। सो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर कितनी, जीरो, सो इसका मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने रिलेशन देखी, टॉर्क जो हमारे पास है दैट इज डी एल अपॉन डी टी, यही देखा ना हमने। सो अगर ध्यान से देखिएगा, अगर टॉर्क हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, सो जीरो विल बी इक्वल टू डी एल बाई डी टी। सो दिस विल बी इक्वल डी एल बाई डी टी को इधर लेके आइए, सो ये मल्टीपल होगा, ये भी जीरो बनेगा। सो आपके पास डी एल बचेगा, किसके बराबर, जीरो के बराबर। डी एल इक्वल टू जीरो, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो डी एल इक्वल टू जीरो, सो आपके पास आप क्या करोगे इसके बाद इंटीग्रल, सो इंटीग्रल डी एल आप लिखोगे, फिर किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, दिस विल बी इक्वल टू एल। सो एल आपका किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। सो यही मतलब है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्या कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लग रहा है सिस्टम के ऊपर, देन जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मतलब वो कांस्टेंट हमारे पास होगा। सो एल विल बी कांस्टेंट हमारे पास। सो सिंपल वे में ऐसे आपको क्या लिखना है, ऐसे आपको लिखना है कि ये हमारे पास है स्टेटमेंट किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, अब ये कहाँ से आया, देखिए कांस्टेंट कहाँ से बना, देखिए हमारे पास क्या है, डी एल अपॉन डी टी। सो बेसिकली आपको इस इक्वेशन की क्या करनी है, आपको इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी होगी, क्योंकि आपके पास है, ध्यान से देखिए, आपके पास है डीएल, अगर आपको एल चाहिए, आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, आपको क्या करनी पड़ेगी, डीएल की इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की। आप कहोगे कि इंटीग्रेशन कहाँ से आ गई, वेट ए सेकंड। जैसे आपके पास होता है dx, अगर मैं आपसे कहूँ x निकालिए, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, वहाँ से x निकलेगा, क्लियर। अच्छा, सो सिमिलरली हमारे पास देखिए टार्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, सो डी टी इधर गया, टॉर्क ऑलरेडी हमारे पास जीरो था, सो डी टी भी जीरो बना, सो आपके पास बचा डी एल इक्वल टू जीरो। आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम, सो आप इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करोगे, डी एल की इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करोगे वो आपका एल निकलेगा, एंड यहाँ से जीरो है, जीरो आपका कॉन्स्टेंट होता है, सो एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका। सो एल आपके पास क्या निकला, एल आपका कॉन्स्टेंट निकला। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ डेरिवेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपसे कभी कभार पूछता है। नाउ इसकी डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। कैसे आप डेरिवेशन करोगे, जो ऊपर हमने डेरिवेशन की ना, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके लाऊंगा, जो ये वाली डेरिवेशन हमने की ना, यही हमें कंटिन्यू करनी है, कॉपी। सो यही डेरिवेशन हमें क्या करनी है, यही डेरिवेशन हमें कंटिन्यू करनी है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यही डेरिवेशन जो है, यही डेरिवेशन आपको क्या करनी है, यही डेरिवेशन आपको कंटिन्यू करनी है। फिर जब आप यहाँ पे पहुँचे, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे, सो फाइनली लास्ट पे आप कहाँ पे पहुँचे थे कि टॉर्क जो है वो आपका कितना निकला, वो आपका डी एल बाई डी टी निकला, क्लियर। टॉर्क आपका कितना निकला, वो आपका डी एल बाई डी टी निकला, यही निकाला था हमने। नाउ इसके बाद टॉर्क आपको कितना पुट करना है, टॉर्क आपको जीरो पुट करना है, यहाँ से क्या बचेगा, डी एल बाई डी टी, सो डी टी इधर जाएगा, सो डी एल आपका क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन करनी है एल निकालने के लिए, इंटीग्रल डी एल विल बी जीरो, सो इंटीग्रल डी एल जीरो, मतलब एल जो हमारे पास होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। सो सिंपली अबो दो इक्वेशंस की आपको क्या करनी है, उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लगाना है। सो सिंपली ये होगी डेरिवेशन किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर आपसे कहे डिराइव इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो ऐसे करना, पहले किसकी रिलेशन आप लाओगे, ये वाली रिलेशन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच ये वाली रिलेशन कंटिन्यू करोगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। फिर यानी कि ये ऑलरेडी ऊपर भी आपने की थी, सेम वे में यहाँ पे भी आपको करनी है। फिर जब आप एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन देख रहे होंगे, टॉर्क आपको जीरो पुट करना है, टॉर्क जब आप जीरो पुट करोगे टी इधर जाएगा, ये भी जीरो बनेगा, यहाँ से डी एल बचेगा जीरो के बराबर। फिर आपको एल निकालना है, फिर डी एल की इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी जीरो, क्योंकि इंटीग्रल डी एल किसके बराबर होगा, एल के बराबर, एंड यहाँ से ये बनेगा कांस्टेंट, क्लियर। सो ऐसे आप डेरिवेशन करोगे सिंपल वे में। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज बैलेट आंसर। जो बैलेट आंसर हमारे पास है इनको आपने देखा होगा, क्लियर। ये जो हमारे पास होते हैं ये बैलेट आंसर होते हैं। ये जब क्या करते हैं, ये जब डांस करते हैं, इन शॉर्ट ये जब क्या करते हैं, ये जब डांस करते हैं। सो बेसिकली
यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब ये अपने हाथों को एक्सपेंड करते हैं, क्लियर, जब ये अपने हाथों को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इनका जो आर है यानी कि इनकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, एंड एज ए रिजल्ट इनकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर इनको फास्ट मूव करना होगा, ये क्या करते हैं, अपने हाथों को क्लोज लाते हैं, क्या करते हैं, क्लोज लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में इनका जो रेडियस होगा, रेडियल डिस्टेंस होगी वो कम होगी, एंड जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली कौन सा कंजर्वेशन हमारे पास लगता है, सिंपल वे में आप याद रख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर कंजर्वेशन यूज होता है, बैलेड आंसर। या फिर मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, अगेन यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन हमारे पास लगता है, एंगुलर लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। याद रखिएगा, एंगुलर, लीनियर मोमेंटम नहीं, आपको कंफ्यूज करेगा, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। या फिर एग रोलिंग, जो एग हमारे पास है आपने देखा होगा, अगर हमारे पास सिंपल एग है एंड हमारे पास क्या है, बॉइल्ड एग, ये हमारे पास है बॉइल्ड एग, ये हमारे पास है सिंपल एग। जो रा एग आपका, ये रा एग जब आप फ्लोर पे गिराओगे ये ऐसे टूटेगा। फिर जब आप बॉइल्ड एग डालोगे, बॉइल्ड एग ब्रेक नहीं होगी, ऊपर से छिलका ब्रेक होगा यानी कि जो कवरिंग होगी, बट अंदर ये फट नहीं जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है, इस केस में जो रा एग होता है, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम होती है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखोगे किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ, बेसिकली यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या फिर सिंपल वे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज़ें भी ऐड करके बता सकता है। बताइए एप्लीकेशन ऑफ किसकी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। नेक्स्ट हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। बताइए टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टॉर्क। बताइए टॉर्क किस कारण आ जाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये आपने देखा था, ये अगर कोई पोल हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कोई पोल, ऐसे देखिए, ये हमारे पास है कोई पोल अटैचड, ये हमारे पास है कोई पोल अटैचड, ऐसे देखिए, ऐसे, ये हमारे पास है कोई पोल अटैचड, ध्यान से देखिएगा, एंड इसके साथ कोई यहाँ पे स्टिक अटैच है, यहाँ पे क्लियर, जो कि यहाँ पे अटैच है इस पोल के साथ। सो आप क्या कर रहे थे, आप फोर्स क्या दे रहे थे, आप परपेंडिकुलर फोर्स इस स्टिक के ऊपर दे रहे थे, ऐसे, याद है ना, ये आपका आर था, आप ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स दे रहे थे। फिर ये जो स्टिक है ये बेसिकली यहाँ से घूम रही थी इसके अराउंड, क्लियर, ये इसके अराउंड घूम रही थी, एंड यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा था, यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा था, इस पॉइंट पे टॉर्क जनरेट हो रहा था। सो आपने क्या फोर्स दिया था, आपने कौन सा फोर्स दिया था, अगर आप फोर्स एंड इसके बीच एंगल देखोगे दैट इज 90 डिग्री। सो आपने टेंजेंशियल नहीं, सॉरी, आपने परपेंडिकुलर फोर्स दिया था, क्लियर। ये जो फोर्स होता है इट इज़ परपेंडिकुलर, या फिर इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोर्स, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज 2.5 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क आपको कितना गिवन है, 2.5 न्यूटन मीटर। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। अच्छा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर, और कितना, 5 मीटर। देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। सो सिंपली टॉर्क की इक्वेशन आपको लगानी होगी आर एफ साइन थीटा। सो आपको बेसिकली एंगल यहाँ से निकालना है, क्लियर, एंड किस में, रेडियंस के अंदर। सो टॉर्क आपका आर एफ साइन थीटा, बताइए टॉर्क कितना 2.5, आर कितना आपको दिया है 5, फोर्स कितना 1 इंटू साइन थीटा। सो साइन थीटा किसके बराबर निकलेगा, 2.5 डिवाइड बाई 5, 2.5 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 1/2। सो बताइए साइन थीटा कब 1/2 होता है, जब थीटा का वैल्यू, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, टेबल में देखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू कब 1/2 आता है, जब थीटा हमारे पास कितना होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मीन्स π/6, याद रखिएगा, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। अब अगर आपको ये भी पता नहीं है तो ये चीज़ भी नोट डाउन करिए कि पाई जो हमारे पास होता है मैथ्स के अंदर एंगल की फॉर्म में, पाई को हम कहते हैं 180 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ π/2, सो 180 को डिवाइड बाई 2 करिए, दैट इज़ 90 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ 60 डिग्री मुझे निकाल के दीजिए, आप 180 को डिवाइड बाई 3 करोगे, सो π/3 आप कहोगे, सो π/3 होता है 60 डिग्री। अगर मैं आपसे 45 डिग्री कहूँ, सो 180 को 4 से डिवाइड करिए, वो बनेगा 45, सो π/4 होता है 45। अच्छा बताइए π/6 कितना होता है, 1/80 को 6 से
डिवाइड करिए, दैट इज 30 डिग्री। सो ये याद रखना है इन टर्म्स ऑफ पाई एंगल्स के वैल्यू। सो पाई हमारा कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा, फिर 90 डिग्री कितना होगा पाई बाई 2, यानी कि इसको डिवाइड बाई 2 करिए। अच्छा, फिर अगर आपको 60 चाहिए इसको डिवाइड बाई 3 करिए, बना पाई बाई 360। अगर आपको 45 चाहिए डिवाइड बाई 4 करिए, दिस इज दैट। अगर आपको 30 डिग्री चाहिए इसको डिवाइड बाई 6 करिए। सो यहाँ से आपके एंगल्स निकल के आते हैं। सो बताइए पाई बाई 6 हमारे पास आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू इतना, ध्यान से देखिए फोर्स क्या है, अल्फा आई प्लस 3j प्लस 6k इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंसिडर्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंसिडर होगा, मतलब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमारे पास 0 होगा। नाउ फोर्स आपको दिया है एंड आर आपको दिया है, बताइए फोर्स का वैल्यू आपको क्या दिया है, बताइए फोर्स का वैल्यू आपको क्या दिया है। फोर्स, अच्छा पहले डायरेक्टली हम लिखेंगे, सो हम डायरेक्टली लिखेंगे, हमें निकालना क्या होगा टॉर्क, बेसिकली टॉर्क होगा हमारे पास आर क्रॉस एफ। सो टॉर्क कैसे हमारा निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगेन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकलेगा। सो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकलेगा टॉर्क हमारा आर क्रॉस एफ, यहाँ से क्या होगा आई जे और के पहले हमें आर लिखना है, ध्यान से देखिएगा, आर क्रॉस एफ पहले आर। सो 2 - 6 - 12, यहाँ पे कोएफिशिएंट बताइए अल्फा आई, सो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इट इज़ अल्फा, फिर हमारे पास 3j, फिर हमारे पास 6। सो अब आपको क्या करना होगा, सिंपली ये निकालना होगा, निकालिए ज़रा, आई ऐसे ही हमारे पास, अच्छा आई ऐसे ही, इसके बाद -6 × 6, सो इसके बाद हमारे पास क्या होगा -6 × 6, फिर फार्मूला का माइनस, इसके बाद -12 × 13, -12 × 3 हमारे पास, इसके बाद -j आएगा, फिर 2 × 6 हमारे पास, सो यहाँ से 2 × 6, अच्छा j के बाद फिर माइनस हमारे पास, अच्छा -12 × अल्फ़ा हमारे पास, सो यहाँ से क्या बनेगा -12 × अल्फ़ा हमारे पास है ना। अच्छा इसके बाद प्लस k, अब k में देखिए क्या बनेगा, सो 2 × 3, सो दिस विल बी 2 × 3, अच्छा फिर -6 × अल्फ़ा, सो -6 × अल्फ़ा, क्लियर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज आई, -6 × 6 कितना हुआ -36, 12 × 3 कितना 36, माइनस एंड माइनस क्या हुआ प्लस, सो दिस विल बी प्लस 36। अच्छा -j 2 × 6 कितना 12, अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, यहाँ पे दिस विल बी 12 × अल्फ़ा, क्या होगा 12 अल्फ़ा, अच्छा फिर यहाँ से प्लस फिलहाल k, अच्छा 2 × 3 कितना होगा, दिस विल बी हमारे पास 6, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 6 × अल्फ़ा क्या होगा 6 अल्फ़ा। सो ये आपके पास इक्वेशंस बनी। नाउ देखिए -30 प्लस -36 प्लस 36 ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा -j × 12 प्लस 12 अल्फ़ा प्लस k, अच्छा इंटू 6 + 6 अल्फ़ा। यहाँ से आपने क्या निकाला टॉर्क आपने निकाला, बट आपसे बोल क्या रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, सो इफ़ एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखूंगा am, इफ़ am इज कंजर्व्ड, अगर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व्ड, मतलब टॉर्क को कितना होना चाहिए 0। सो दिस विल बी 0 इक्वल टू -j 12 प्लस 12 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे k, अच्छा फिर 6 + 6 अल्फ़ा। नाउ देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इधर 12 + 12 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0, या फिर 6 + 6 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। सो देखिए इधर आप लिखोगे, इधर 12 + 12 अल्फ़ा होगा 0 के बराबर, और हमारे पास 6 + 6 अल्फ़ा होगा किसके बराबर 0 के बराबर। अच्छा यहाँ से 12 इधर निकालिए, सो दिस विल बी 12 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू -12, और अल्फ़ा आप निकालोगे 12 भी डिवाइड में आएगा, सो 12 अपॉन 12 -12 अपॉन 12 किसके बराबर होगा -1। ये 12 मैंने इधर लाया, ये बना माइनस, यहाँ पे आप देखिए 6 अल्फ़ा यहीं पे रखिए, इस 6 को इधर लेके आइए, दिस विल बी -6 हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा -6 यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होगा -6 यहाँ पे, अल्फ़ा निकालिए, दिस विल बी -6 अपॉन 6, दैट विल बी -1। सो -1 आपका आंसर रहेगा। सो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। बट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो खाली किसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो खाली सेंटर ऑफ मैथ्स के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप बोर्ड के लिए छोड़ सकते हो। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पार्ट 1। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।